हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मालवा का मध्यकालीन इतिहास। वैसे तो मालवा का इतिहास बहुत प्राचीन है, लेकिन मैं प्राचीन इतिहास की नहीं बल्कि मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं उन तथ्यों पर विशेष चर्चा करूंगा जो प्रतियोगी परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाकर बना सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं मालवा का मध्यकालीन इतिहास। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, मालवा का मध्यकालीन इतिहास। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि मालवा का नाम मालवा कैसे पड़ा। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार मालवा का प्राचीन नाम मालव था, क्योंकि यहां पर एक मालव नामक जनजाति निवास करती थी। मालव नामक जनजाति का सबसे पहले उल्लेख सिकंदर के आक्रमण के समय मिलता है, क्योंकि सिकंदर से पराजित होकर मालव नामक जनजाति जो थी उसने अपना स्थान छोड़ के एक नया स्थान बनाया था। विदिशा और उज्जैनी में इन्होंने अपना नया साम्राज्य खड़ा किया था। बाद में क्या हुआ, जब मध्यकाल आया तो उस समय क्या हुआ कि विदिशा और उज्जैनी का जो क्षेत्र था, उज्जैनी को आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इसी क्षेत्र को मध्यकाल में क्या कहा गया था, मालवा। तो ये आपको याद रखना है और इस तरह से इस क्षेत्र का नाम मालवा पड़ा था। वैसे तो इसके बारे में इतिहासकारों के द्वारा कई अपने अपने मत प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलित मत है वो मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा भी माना जाता है कि मालवा पर भील राजाओं ने लगभग 500 वर्ष से भी ज्यादा समय तक शासन किया था, जो कि सबसे ज्यादा शासन माना जाता है भील राजाओं का। आप जो मैप देख रहे हैं वो 1823 का है और इसकी सीमाओं का विस्तार राजा के ऊपर निर्भर करता था। जो राजा शक्तिशाली होता था वो अपनी सीमाओं का विस्तार दूर दूर तक कर लेता था, और जो राजा कमजोर होता था वो अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं कर पाता था और उसका साम्राज्य छोटा हो जाता था। इसीलिए इसका क्षेत्रफल कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता था। मालवा मध्यकाल में एक प्रसिद्ध प्रांत था जिसकी राजधानी मांडू में थी। मांडू में बहुत सुंदर स्मारक होने के कारण उसे अल्हाद प्रदायक नगर कहा जाता था। यहाँ पर आपको अल्हाद प्रदायक नगर, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज है जिसे देख के हमारा मन प्रसन्न होता है, उसी को कहा जाता है अल्हाद प्रदायक नगर। यानी मांडू को देख के जो लोग वहां पर जाते थे, मांडू को देख के उनका मन प्रसन्न हो जाता था, इसीलिए ये नाम पड़ा था मांडू का। मांडू आधुनिक मांडव नाम है, जो कि मध्य प्रदेश में है। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया। उसके बाद दिलावर खान गौरी ने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। आपको याद क्या रखना है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मांडू के प्रमुख दर्शनीय स्थल, देखिए मांडू एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। तो कौन कौन से वो स्थान हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं मांडू में। वैसे तो मांडू में 12 प्रमुख दरवाजे हैं, जिनमें दिल्ली दरवाजा, रामगोपाल दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, तारापुर दरवाजा को विशेष महत्व दिया जाता है। और जहाज महल, हिंडोला भवन, हुसैन शाह का मकबरा, रानी रूपमती का महल, नहर झरोखा, बाज बहादुर का महल आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। तो ये सब कहाँ हैं, मांडू में हैं। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे। अब बात करते हैं शासकों के इतिहास पर, और सबसे पहले बात करते हैं दिलावर खान गौरी के इतिहास पर। दिलावर खान गौरी का वास्तविक नाम हुसैन था। फिरोज शाह तुगलक ने हुसैन को दिलावर खान की उपाधि प्रदान की थी। इसको आपको याद रखना है कि दिलावर खान की उपाधि किसने प्रदान की थी, फिरोज शाह तुगलक ने प्रदान की थी। 1390 ईस्वी में सुल्तान नासरुद्दीन मोहम्मद ने दिलावर खान गौरी को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। दिलावर खान गौरी ने 1401 ईस्वी में मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और ये स्थापना कैसे हुई थी कि 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था, और उस आक्रमण से क्या हुआ था कि दिल्ली सल्तनत की जो व्यवस्था थी वो पूरी तहस नहस हो गई थी। और इसी का फायदा किसने उठाया था, दिलावर खान गौरी ने।
और 1401 में मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। दिलावर खान गौरी के समय मालवा की राजधानी धार में थी। धार आधुनिक मध्य प्रदेश में है। दिलावर खान गौरी का शासनकाल 1401 से 1406 ईस्वी के मध्य में था। तो इससे आपको क्या याद रखना है? इससे आपको याद रखना है जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब बात करते हैं हुसंग शाह के इतिहास पर। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ इतिहासकारों ने इनका नाम हुसंग शाह लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हुसंग शाह दिलावर खान गौरी का पुत्र था। हुसंग शाह का वास्तविक नाम अलफ खान था। हुसंग शाह प्रसिद्ध सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। हुसंग शाह ने अपनी राजधानी धार से मांडू में स्थानांतरित की थी। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है क्योंकि इसको एक बार एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजधानी पहले कहाँ थी? धार में थी, लेकिन इसने कहाँ बनाई थी? मांडू में। हुसंग शाह ने अपना वजीर मलिक मुगीस को बनाया था। हुसंग शाह ने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद नामक नगर को बसाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है, बहुत ही प्रसिद्ध है और आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। हुसंग शाह ने मांडू के किले का निर्माण भी करवाया था। दिल्ली दरवाजा मांडू में ही स्थित है। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा ही करवाया गया था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इतिहासकार इस पे एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हिंडोला भवन का जो निर्माण है वो बहुत बाद में हुआ था, लेकिन ज्यादातर जो इतिहासकार समर्थन करते हैं वो करते हैं हुसंग शाह का, क्योंकि हुसंग शाह ने ही हिंडोला भवन का निर्माण करवाया था। हुसंग शाह को धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक माना जाता है। हुसंग शाह ने अपने शासनकाल में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म इसमें बिल्कुल भेद नहीं किया और समान रूप से दोनों धर्मों को महत्व दिया था। हुसंग शाह का शासनकाल 1406 से 1435 ईस्वी के मध्य में था। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह गौरी के इतिहास पर। मोहम्मद शाह गौरी हुसंग शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह गौरी का वास्तविक नाम गजनी खान था। मोहम्मद शाह गौरी का शासनकाल 1435 से 1436 ईस्वी के मध्य में था। केवल एक वर्ष का शासनकाल था और इनके शासनकाल में कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। इसीलिए यहाँ पे केवल आपको नाम याद रखना है। अब बात करते हैं महमूद खिलजी प्रथम के इतिहास पर। महमूद खिलजी प्रथम ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद खिलजी प्रथम ने की थी। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। महमूद खिलजी प्रथम को हुसंग शाह ने खान की उपाधि प्रदान की थी। तो ये खान की उपाधि किसने प्रदान की थी? हुसंग शाह ने प्रदान की थी। 1443 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ के राजा राणा कुंभा थे। इस युद्ध में किसी भी शासक की स्पष्ट जीत नहीं हुई, परंतु महमूद खिलजी प्रथम ने जीत का उत्सव मनाया और मांडू में 7 मंजिली विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। आपको याद रखना है कि 1443 में महमूद खिलजी प्रथम ने क्या किया था कि चित्तौड़ पे आक्रमण किया और युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में किसी भी शासक की स्पष्ट रूप से विजय नहीं हुई। ना तो राणा कुंभा की विजय हुई और ना ही महमूद खिलजी प्रथम की विजय हुई। लेकिन फिर भी महमूद खिलजी ने क्या किया कि जीत का जश्न मनाया और मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। इसी युद्ध का राणा कुंभा ने भी जश्न मनाया और चित्तौड़ में विजय स्तंभ, जिसे कहीं कहीं कीर्ति स्तंभ के नाम से भी लिखा हुआ है, उसका निर्माण करवाया। इसी विजय स्तंभ को हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोष भी कहा जाता है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महमूद खिलजी प्रथम का शासनकाल 1436 से 1469 ईस्वी के मध्य में था। अब बात करते हैं गया शाह या गयासुद्दीन खिलजी के इतिहास पर। यहाँ पर 2-2 नाम लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ इतिहासकारों ने
गया शाह नाम लिखा हुआ है तो कुछ इतिहासकारों ने गयासुद्दीन खिलजी नाम लिखा हुआ है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हो। गया शाह महमूद खिलजी प्रथम का पुत्र था। गया शाह ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों की एक व्यक्तिगत अंगरक्षक सेना बनाई थी। मांडू में जहाज महल के निर्माण का श्रेय गया शाह को ही प्रदान किया जाता है। इसको आपको याद रखना है विशेष तौर पे। मांडू में जो जहाज महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? गया शाह ने करवाया था। गया शाह अगर नाम नहीं आए, गयासुद्दीन खिलजी, एक ही बात है, चाहे गया शाह या गयासुद्दीन खिलजी, तो जहाज महल का निर्माण इसी ने करवाया था। गया शाह का शासनकाल 1469 से 1501 ईस्वी के मध्य में था। गया शाह के बाद नसीर शाह शासक हुआ जिसने 1501 से 1510 ईस्वी के मध्य में शासन किया था। लेकिन उसके शासनकाल में कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, इसीलिए मैंने उसका केवल शासनकाल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं महमूद खिलजी द्वितीय के इतिहास पर। महमूद खिलजी द्वितीय ने चंदेरी के राजा रामचंद्र को मैदनी राय की उपाधि देकर अपना वजीर यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा को गुजरात के अधीन कर लिया था। मालवा 1531 से 1535 ईस्वी तक गुजरात के अधीन रहा। महमूद खिलजी द्वितीय का शासनकाल 1510 से 1531 ईस्वी के मध्य में था। आपको महमूद खिलजी द्वितीय के शासनकाल से एक ही चीज आपको याद रखनी है कि 1531 से 1537 के मध्य में ये मालवा पूरा जो था वो किसके अधीन था? गुजरात के अधीन था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और मैदनी राय की उपाधि किसको दी थी? चंदेरी के राजा रामचंद्र को दी थी। किसने दी थी? महमूद खिलजी द्वितीय ने दी थी। अब बात करते हैं कादिर शाह के इतिहास पर। कादिर शाह का वास्तविक नाम था मल्लू खां। मल्लू खां को कादिर शाह की उपाधि गुजरात के शासक इमाद उल मुल्क ने प्रदान की थी। कादिर शाह के शासनकाल में मालवा पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया था। शेर शाह सूरी ने शुजाअत खान को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। कादिर शाह का शासनकाल 1537 से 1542 ईस्वी के मध्य में था। आपको कादिर शाह के शासनकाल से केवल एक ही चीज याद रखनी है कि मालवा पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? कादिर शाह के शासनकाल में। अब बात करते हैं बाज बहादुर के इतिहास पर। बाज बहादुर का शासनकाल आपको विशेष तौर पे याद रखना है क्योंकि इनके इतिहास से ज्यादा तो कुछ आता नहीं है, लेकिन एक कहानी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। बाज बहादुर का वास्तविक नाम था मियां वाइजीद। बाज बहादुर के शासनकाल में मालवा संगीत, नृत्य और त्योहारों का प्रमुख केंद्र बन गया था। रूपमती बाज बहादुर की प्रेयसी थी। यहाँ पर रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और रूपमती का एक महल भी है मांडू में जो पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये जो प्रेम कहानी थी उसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताना चाहूंगा। वैसे तो इतिहासकारों ने इस पर ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनमें ये कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है। आपको इंटरनेट पे भी ये कहानी मिल जाएगी, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। कहानी है वो मैं आपको बताता हूं। रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी है, उसमें इतिहासकारों के कई मत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रूपमती सारंगपुर के एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थी, लेकिन जनश्रुतियों के अनुसार ऐसा मानते हैं कि टांडापुर व धर्मपुरी के किसान की पुत्री थी। कौन? रूपमती। लेकिन जो भी हो, इतिहासकार इस पे एक मत नहीं है। रूपमती का मकबरा अगर देखा जाए तो सारंगपुर में एक तालाब के किनारे बना हुआ है, इसीलिए इसी मत का ज्यादातर लोग समर्थन करते हैं। बाज बहादुर के शासनकाल में संगीत और कला मालवा में बहुत प्रचलित थी और ऐसा माना जाता है कि बाज बहादुर भी एक अच्छा गायक था। रूपमती एक प्रसिद्ध गायिका थी, इसीलिए दोनों में प्रेम संबंध हो गया था। 1560 में क्या हुआ कि मुगल बादशाह अकबर ने आदम खां के नेतृत्व में मालवा को विजित करने के लिए एक सेना भेजी। 1561 में सारंगपुर का युद्ध हुआ
और ये युद्ध बाज बहादुर और आदम खां के मध्य में हुआ था। बाज बहादुर की इस युद्ध में पराजय हुई। रूपमती की सुंदरता पर मोहित होकर आदम खान ने क्या किया कि उसे अपनी प्रेमिका बनाना चाहा, लेकिन रूपमती ने क्या किया था कि जहर खा के अपने प्राण त्याग दिए थे। और रूपमती और बाज बहादुर की जो प्रेम कहानी है उसकी रचना 1599 में अहमद अल उमरी ने फारसी भाषा में की थी। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाज बहादुर और रूपमती के संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं, लोक कथाओं में अलग अलग प्रचलित हैं और इतिहास में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। इतिहासकारों में एक मत तो है नहीं, बहुत सारे मत हैं और अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है कि रूपमती के चर्चे आसपास के राज्यों में भी फैल गए थे। अकबर ने क्या किया कि बाज बहादुर को खत लिखा और ये कहा था कि रूपमती को मेरे यहां लाया जाए। इस पर बाज बहादुर ने क्या किया कि एक खत अकबर को लिखा और उसमें लिखा था कि तुम्हारे यहाँ की सारी जो हरम की महिलाएं हैं उनको मेरे पास भेज दीजिए, मैं रूपमती को तुम्हारे पास भेज दूंगा। ऐसा उत्तर दिया था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता। ये लोक कथाओं की कहानियां हैं। इसी पे अकबर ने क्या किया था कि बहुत क्रोधित हुआ और आदम खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। किसके लिए? मालवा को विजित करने के लिए। दोनों में युद्ध हुआ और बाज बहादुर की पराजय हुई। इसके बाद आदम खान ने क्या किया कि रूपमती को बंदी बनाकर अकबर के पास लाने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही रूपमती ने जहर देकर अपने प्राण त्याग दिए थे। एक कहानी ये भी प्रचलित है। तो कई कहानियां प्रचलित हैं, कौन सी कहानी सही है इसकी पुष्टि मैं भी नहीं कर सकता। बाज बहादुर को मालवा का अंतिम स्वतंत्र शासक माना जाता है। बाज बहादुर के ही शासनकाल में मुगल शासक अकबर ने 1561 में मालवा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। आपको ये ध्यान रखना है कि 1561 में एक युद्ध हुआ था जो सारंगपुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाज बहादुर के और आदम खां के मध्य में हुआ था। और इसमें विजय किसकी हुई थी? आदम खां की विजय हुई थी और हार बाज बहादुर की हुई थी। इस हार के बाद संपूर्ण मालवा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। ये तो था मालवा का मध्यकालीन इतिहास। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई पार्ट छूट गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसको वीडियो में तो मैं एडिट नहीं कर सकता, लेकिन उसे वेबसाइट पे अपडेट कर सकता हूं, तो वहां जाके मैं कर दूंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।